वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग 10वां के सिविक्स यानी लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 का पहला चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे। हमारा पहला लेसन का नाम क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सत्ता मतलब क्या होता है? सत्ता मतलब पावर, शक्ति, और क्या है? साझेदारी, यानी कि शक्तियों का कैसे कैसे हम साझेदारी करेंगे, कैसे कैसे हम लोगों को बांटेंगे, किन किन को शक्ति दिया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? साझेदारी। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो महात्मा गांधी ये रंगभेद के विरोधी थे, मार्टिन लूथर किंग ये भी विरोधी थे, और ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और एवं जॉन कार्लोस ये भी क्या थे? तो रंगभेद के विरोधी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, भीमराव अंबेडकर ये रंगभेद के विरोधी नहीं थे। हमारे बुक में क्या दिया हुआ है? जो 10वां का बुक है उसमें दिया हुआ है क्या? जेड गुडी, ऑप्शन में जेड गुडी दिया हुआ है और हमेशा वही ऑप्शन देता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज किए थे, तो थोड़ा सा देख लेना वहाँ। महात्मा गांधी के साथ कहाँ पर भेदभाव हुआ? तो जानते हो कि क्या अफ्रीका में इनको क्या किया था? रेलवे स्टेशन पर से उतार दिया था, केवल और केवल इनके रंग के आधार पर। मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर कहाँ? तो ये अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या थे? सक्रिय थे, एक पॉलिटिशियन थे जिन्होंने क्या किया था? रंगभेद के खिलाफ वहाँ पर प्रदर्शन किया था, लेकिन इनको क्या 40 साल के आसपास ही क्या किया था? हत्या कर दिया गया था, इनका असैसिनेशन कर दिया गया था। और ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और कौन? जॉन कार्लोस। जब 1968 में क्या हो रहा था? मैक्सिको में ओलंपिक हो रहा था, उस समय ये जो ओलंपिक धावक हैं कौन? टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये अफ्रीकन अमेरिकन थे। अफ्रीकन अमेरिकन, अमेरिकन ये क्या होता है? अफ्रीकन और अमेरिकन, यानी कि उनका जो मूल निवासी हैं कहाँ के हैं? अफ्रीका के हैं, लेकिन उनका जो नागरिकता है कहाँ का है? अमेरिका का है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? अफ्रीकन अमेरिकन। यानी जन्म हुआ अफ्रीका में और है कहाँ के नागरिक? अमेरिका के हैं, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है? अफ्रीकन अमेरिकन। और आप लोग जानते होंगे कि अफ्रीका में जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी का रंग क्या होता है? काला होता है। तो 1968 का क्या था? ओलंपिक था, वहाँ पर ये टॉमी स्मिथ और कौन? जॉन कार्लोस ये क्या प्रथम स्थान पर आ गए थे। और जो वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर था ओलंपिक का, वो मानने से इनकार कर दिया कि ये जो काला व्यक्ति है ये फर्स्ट कैसे आ सकता है, इनके साथ यहाँ तक भेदभाव हुआ केवल रंग के आधार पर। ये काला है, ये फर्स्ट नहीं आ सकता, ये फर्स्ट नहीं है। इनको लेकर के, ये सब बातों को लेकर के क्या था? इनके साथ भेदभाव हुआ था। और एक व्यक्ति कौन थे उसी समय? पीटर नॉर्मैन। पीटर नॉर्मैन ये कहाँ के थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे, जिन्होंने भी क्या किया था? इनका साथ दिया था। ये भी क्या थे? तो धावक थे उसी ओलंपिक में। तो इन्होंने देखा कि क्या इन लोगों के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा था, इन्होंने भी प्रदर्शन किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भीमराव अंबेडकर। ये तीनों थे, इनको ध्यान में आप रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और हाँ, जिनके पास क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठेंगे, और हो सकता है तो पेंसिल लें और उसको शार्प करके रखें, और जो सॉल्यूशन कराते हैं उसको आप इसमें लिखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। अभिप्राय मतलब क्या होता है? आशय, यानी कि हम किस बारे में उसका चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिप्राय, आशय, सब क्या है? एक ही शब्द है। या फिर आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, सब क्या है? एक ही शब्द है। तो हम जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, लैंगिक विभाजन मतलब कि स्त्री और पुरुष को क्या करना? बांटना, लैंगिक विभाजन करना। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्त्री पुरुष के बीच जैविक अंतर। तो ये जैविक अंतर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, जन्म से ही क्या हो जाता है? निर्धारित हो जाता है कि ये लड़का और ये लड़की है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों,
स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असामान्य भूमिकाएं। असामान्य भूमिकाएं मतलब कि इन लोगों ने क्या किया, समाज क्या किया है, स्त्री का अलग कार्य बांट दिया और जो पुरुष है पुरुष को अलग कार्य बांट दिया है कि घर का काम कौन करेगा तो स्त्री ही करेगी और बाहर का काम कौन करेगा, पुरुष ही करेगा। तो ये जो लैंगिक विभाजन है इसको हम क्या बोलते हैं, लैंगिक विभाजन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असामान्य भूमिकाएं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था में है और कहाँ है, नगर निकायों में है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। किंतु हाल ही में आप लोग जानते होंगे कि क्या 33% क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया, कहाँ, राज्य विधानसभा में और कहाँ, लोकसभा के चुनावों में, लोकसभा सीट में और राज्य विधानसभाओं में क्या दिया गया है, उनको आरक्षण दिया गया है। किंतु ये कब लागू होगा, 2026 से लागू, 26 नहीं 29 से लागू होगा, क्योंकि जनगणना नहीं हुआ, उसी के अनुसार क्या किया जाएगा, सीटों का बंटवारा किया जाएगा। लेकिन अभी हमारे सिलेबस के अनुसार से क्या हो गया, ये दोनों पंचायती राज व्यवस्था और कहाँ, नगर निकाय में। अच्छा, ये जो नगर निकाय है, पंचायती राज व्यवस्था है, ये कब इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया, तो 1992 में क्या लाया गया था, पंचायती राज अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत क्या किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय का स्थापना किया गया था। और इसमें क्या किया गया था, ये 73वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें संविधान में संशोधन करके क्या किया गया, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। कहाँ, तो पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत कथन है। पहला कथन है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो ये सही है कि क्या है, हमारा जो संविधान है धर्म के आधार पर भेदभाव करना, लिंग के आधार पर भेदभाव करना, रंग के आधार पर भेदभाव करना, जाति के नाम पर, नस्ल के नाम पर किसी भी प्रकार से भेदभाव करना, ये हमारा संविधान क्या करता है, मना करता है, उसको गैर कानूनी मानता है। अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। और पूछ रहा है क्या कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि हमको गलत कथन इसमें चुनना है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। यह हमारा संविधान का सिद्धांत नहीं है कि एक धर्म को राजकीय धर्म मानेगा। अगर हम एक धर्म को मानेंगे तो बाकी जो धर्म के लोग हैं उनको कष्ट पहुंचेगा, उनको तकलीफ होगा। इसलिए क्या हमारा जो संविधान है वो क्या बोलता है कि हमारा देश क्या है, पंथ निरपेक्ष है, यानी कि कोई भी कोई भी धर्म यहाँ का राजकीय धर्म नहीं है। यानी कि हमारा संविधान, हमारा देश क्या है, धर्म निरपेक्ष है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो बी ही हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, सही है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, सबको क्या देता है, बराबरी का अधिकार देता है। तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और 5वां क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी राष्ट्र का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता, यह सभी धर्म को समान एवं एक नज़रिए से देखता है, तो इसे क्या कहते हैं, या फिर तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये धर्मनिरपेक्ष का परिभाषा लिखा हुआ है। निरपेक्ष का क्या लिखा हुआ है, परिभाषा लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष। यानी कि उस राष्ट्र में कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होगा, ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। जैसे भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा, धर्मनिरपेक्ष। धर्मवाद जो धर्म की बात करता है। सांप्रदायिकता क्या होता है, यानी कि एक धर्म को क्या मान लिया जाता है, देश का आधार मान लिया जाता है कि हाँ केवल और केवल क्या रहेगा, एक यही देश, इस देश का केवल और केवल एक ही धर्म रहेगा। और कुछ भी धर्म मान ले, जैसे इस्लाम धर्म मान लिया, हिंदू धर्म मान लिया, ईसाई धर्म मान लिया, तो उसको ईसाई कंट्री ये सब बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब समाज के द्वारा स्त्री एवं पुरुषों में लिंग के आधार पर कार्यों का विभाजन करते हैं तो यह क्या कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है, लैंगिक विभाजन कहलाता है, जो पीछे बता चुके हैं।
तो ये लैंगिक विभाजन का क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया है कि क्या, जब समाज के द्वारा स्त्री एवं पुरुषों में लिंग के आधार पर कार्यों का विभाजन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, लैंगिक विभाजन कहा जाता है। लैंगिक असमानता क्या हो गया, यानी कि ये तो रहेगा ही रहेगा, लैंगिक असमानता। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाँ सबको बराबर कर दो, सबको स्त्री बना दो या सबको पुरुष बना दो। क्वेश्चन नंबर 7 है, सांप्रदायिकता के अंदर कौन सी भावना होती है, यानी कि जो सांप्रदायिकता होता है उसके अंदर कौन कौन सी भावना होती है, वो सांप्रदायी व्यक्ति क्या चाहता है। ऑप्शन है, धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, तो हाँ सांप्रदायिकता में मानता है कि हाँ यही धर्म होगा इस देश का। ऑप्शन नंबर बी है, राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष के विशिष्टताओं के लिए जानी जाती है, यानी कि जो राजनीति है, राजनीति में क्या करता है, लोग किसी भी धर्म को प्रोत्साहन देना कर देता है, सपोर्ट करना शुरू कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर किसी एक व्यक्ति को लेकर के राजनीति करना, ये सब करना शामिल है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है, राजनीति किसी धर्म विशेष के दावे का पक्षपोषण करने लगती है, तो ये भी सही है कि क्या देखता हो कि कोई एक धर्म को लेकर के रट्टा लगाना शुरू कर देता है, ये धर्म बढ़िया है, और उन लोगों को क्या करना शुरू कर देता है, खुश करना शुरू कर देता है। जैसे कि ये कोई क्षेत्र है, ये विधानसभा क्षेत्र हो या लोकसभा क्षेत्र हो, यहाँ पर किसकी संख्या ज़्यादा है, तो अगर यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है तो जो राजनीतिक दल है वो हमेशा क्या करेगा, यहाँ पर अपना कैंडिडेट किसको उतारेगा, तो मुस्लिम को ही उतारेगा, और ये क्या करेगा, मुस्लिम धर्म के नाम पर वोट बटोरना शुरू कर देगा, और लोग भी क्या करेंगे, इसको वोट देंगे, तो ये क्या होता है, सांप्रदायिकता के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी में क्या है, यह सभी सांप्रदायिकता की भावना है, तो ये क्या है, सभी सांप्रदायिकता की भावना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि सांप्रदायिकता के अंतर्गत ये सभी भावनाएं शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके द्वारा कहा गया था भारत विविधता में एकता का देश है, तो ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि क्या, भारत विविधता में एकता का देश है। और महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था कि अगर असली भारत देखना है तो भारत कहाँ जाइए, तो गांव में जाइए, यानी कि भारत देश का आत्मा कहाँ निवास करता है, गांव में निवास करता है। कौन बोले थे, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी भी राष्ट्र के सभी नागरिकों को लोकतंत्र में भागीदार बनाना एवं उनके हितों की रक्षा करना तथा सभी को अधिकार प्रदान करना, इन वाक्यों का कौन सा शब्द सटीक वर्णन करता है, यानी कि सभी नागरिकों को क्या करना, लोकतंत्र में भागीदार बनाना, यानी कि सभी नागरिक बोल रहा है, यानी कि सभी संप्रदाय के, सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों को क्या करता है, सत्ता में साझेदारी देता है, यानी कि सभी को सीट का क्या करता है, बंटवारा करता है। जैसे मुस्लिम में एक नेता बना कि नहीं बना, एक मंत्री बना कि नहीं बना, हिंदू में बना कि नहीं बना, ईसाई में बना कि नहीं बना, क्रिश्चियन में बना कि नहीं बना, तो ऐसे कर कर के क्या करते हैं, हम सब लोगों को सत्ता में साझेदारी बनाते हैं, ताकि कोई भी जाति या फिर कोई भी धर्म विशेष समूह ऐसा ना समझे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारा प्रतिनिधि वहाँ नहीं है। सब क्या होता है, खुश रहता है, सबको साथ में लेकर के चलते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, सत्ता में साझेदारी कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है कि राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। और ये क्या है, महिला सशक्तिकरण, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिलाओं को क्या देना, आरक्षण दे दिया तो महिला क्या हो गई, अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सशक्तिकरण, यानी कि महिलाओं के लिए काम करना महिला सशक्तिकरण कहलाता है शॉर्ट में ऐसे। लैंगिक समानता क्या हो गया, यानी कि महिला और पुरुष दोनों को क्या समान वेतन देना, समान अधिकार देना, क्या हो गया, वो लैंगिक समानता हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है, इनमें से कौन सा शब्द इसे संतुष्ट करता है, तो
अभी मैंने बताया था कि क्या जो ये महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं को क्या देना, आरक्षण दे देना, या फिर उनको क्या थोड़ा सा प्रोत्साहन देना, ताकि वो क्या कर सकते हैं, समाज से ताल में ताल मिला करके चल सकते हैं, अपने आप को बराबर समझ सकते हैं, समाज के लेवल पर बराबर समझ सकते हैं। तो वो क्या है, महिला सशक्तिकरण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सामाजिक विभेद विषमता को जन्म देता है। विषमता मतलब कि अलग अलग, जैसे कहीं भोजपुरी बोला जा रहा है, कहीं उड़िया बोला जा रहा है, कहीं मलयालम, तो किसी राज्य में कोई और कुछ भाषा बोला जा रहा है, तो ये क्या होता है, विषमता होता है। यानी कि महिला पुरुष में अंतर हो गया, ये क्या हो गया, ये भी विषमता हो गया। धर्म है तो धर्म के नाम पर भी क्या है, ये विषमता हो गया। यानी कि समाज में विषमता क्या क्या है, धर्म है, जाति है, भाषा है, लिंग के आधार पर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। विषमता मतलब विषम, सम नहीं, एक जैसा नहीं, सब क्या अलग अलग। धर्म है तो केवल एक ही धर्म है, बहुत सारा धर्म है। जाति है तो भारत में बहुत सारा जाति है। भाषा है तो बहुत सारा भाषा बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 15 के तहत क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 15 के तहत क्या प्रावधान किया गया है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव करना क्या है, मना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धर्म, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव करना, तो ये तो होगा नहीं, मना है, ऐसा है। धर्म, वंश, जाति, जन्म के आधार पर भेदभाव ना करना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौलिक अधिकार, हमारा जो संविधान है, संविधान में बहुत से भाग हैं, जैसे 22 भाग हैं, ठीक ना। और इसमें जो भाग नंबर 3 है, जिसमें क्या दिया गया है, भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार यानी कि इतना अधिकार होना ताकि वहाँ के जनता क्या कर सकता है, महफूज महसूस कर सके, अपना ज़िंदगी को क्या आसानी से जी सके। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में किस आधार पर विभाजन है। तो भारत में विभाजन किस किस आधार पर है, कौन कौन से आधार पर भारत क्या है, बटा हुआ है, लेकिन विविधता में क्या है, एकता है, सब एक है। भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, यानी कि इन सभी पर क्या है, तो भारत बटा हुआ, ये भी हो सकता है। भारत में विभाजन नहीं है क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये तो होगा नहीं। भारत विविधता में एकता का देश है, इसीलिए यहाँ विभाजन नहीं है, तो विभाजन तो है, ये सभी सही है। तो ये क्या गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये क्या हो जाएगा, इसके आधार पर क्या है, तो भारत में विभाजन देखने को मिलता है, विषमता देखने को मिलता है, विभाजन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, तो यह शासन व्यवस्था क्या कहलाता है। जब जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा क्या करता है, शासन करता है, खुद शासन नहीं करके अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ पर हिंट भी दिया गया है, कौन सा, अप्रत्यक्ष, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और ऑप्शन में देखें तो क्या है, संवैधानिक लोकतंत्र। संवैधानिक लोकतंत्र मतलब क्या, एक तो संविधान है और क्या है, ये लोकतंत्र है, तो ये तो भारत में भी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी है भारत में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, यानी कि जब जनता खुद ब खुद शासन में भाग लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे एक देश है, कौन सा, यूरोप का, कौन सा, स्विट्जरलैंड। यूरोप का कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि जनता स्वयं वहाँ पर क्या ले रही, भाग ले रही है। जनता स्वयं कैसे भाग लेता है, यानी कि एक कोई प्रतिनिधि सभा है, ठीक, और उस सभा में क्या हुआ, जनता एकत्रित हुआ और जनता से क्या ले लिया गया, राय ले लिया कि हाँ ऐसा ऐसा हम कार्य करने वाले हैं, तो जनता हामी भर दिया, तो वो काम हो गया। इस प्रकार के शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, जो कहाँ देखने को मिलता है, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। और अच्छा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होने के लिए इसका जो प्रमुख घटक है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि
जनसंख्या क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या रहेगा तो फिर वहाँ सभी जनता का राय लेना मुश्किल हो जाएगा। और प्लस में क्या होना चाहिए कि जो प्रतिनिधि सभा है वो क्या होना चाहिए, काफ़ी बड़ा होना चाहिए। तो जो ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में ये सारे तत्व उपस्थित हैं, इसलिए यहाँ पर क्या पाया जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। और बाकी ऑप्शन देखें, नीदरलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, ये सब में क्या है, तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण कौन हो गया, ये स्विट्जरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, जब अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जनता ना शासन करके प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है तो यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। इस प्रकार की व्यवस्था किस देश में है, तो इस प्रकार की व्यवस्था कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड कौन सा देश है, तो ये यूरोपीय देश है। राजधानी कहाँ है इसका, बर्न, बर्न, स्विट्जरलैंड का बर्न। तो यहाँ पर डिफिनीशन भी दिया हुआ है कि जब जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जनता ना शासन करके प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है तो यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है, यानी कि संविधान भी है और राजा राजवाड़े का व्यवस्था भी चलता है, उसको क्या कहते हैं, संवैधानिक राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब राष्ट्र प्रमुख जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तो यह व्यवस्था कहलाता है। राष्ट्र का जो प्रमुख होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। तो भारत के राष्ट्राध्यक्ष कौन है, राष्ट्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होते हैं, राष्ट्र का प्रमुख होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रथम व्यक्ति कहते हैं, प्रथम व्यक्ति। अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, ये जो क्या राष्ट्राध्यक्ष है, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष को चुन कौन रहा है भारत में देखें तो भारत में कौन चुनता है, एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर मतलब सदस्य, पार्लियामेंट मतलब संसद। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑफ मतलब क्या हो गया, का, यानी कि मेंबर सदस्य किसका, पार्लियामेंट का, यानी कि पार्लियामेंट के सदस्य एमपी चुनते हैं। और ये क्या हो गया, एमएलए, एमएलए यानी कि विधायक जी, हाँ वही चाचा विधायक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये विधायक वाले, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को तो हमने नहीं चुना, तो कैसे बोला गया कि जब जनता प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से चुन रहे हैं। हम सब क्या किसको चुन रहे हैं, एमपी को चुन रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। और वही जो मेरा एक तरह से क्या कर सकते हैं, एजेंट कर सकते हैं। तो जो ये एजेंट है किसको चुन रहा है, राष्ट्रपति को चुन रहा है। तो डायरेक्ट नहीं होकर के क्या हो गया, इनडायरेक्ट वे में हम किसको चुन रहे हैं, राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, इसलिए क्या बोला जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो भारत में कैसी व्यवस्था है, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक, किसको, तो राष्ट्रपति को। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, हम सब गणतंत्र कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। और इसकी एक विशेषता और है, इतना रहने पर ही हम गणतंत्र इसको नहीं बोल सकते हैं। जो ये राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का जो पद है ये क्या होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। वंशानुगत यानी कि वंश परंपरा वाला, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बने, जो ये राष्ट्रपति का बेटा हो वही अगला राष्ट्रपति बनेगा, तो इसको हम गणतंत्र नहीं कहेंगे, क्योंकि वंशानुगत चल रहा है, इसका वंश आएगा फिर इसका वंश आएगा, इसका वंश आएगा, तो ये वंशानुगत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, गणतंत्र कहते हैं। तो भारत क्या है, भारत एक गणतंत्र है। लेकिन इंग्लैंड में गणतंत्र है नहीं, वहाँ पर आज भी राजा और रानी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन विषमता का आधार है, यानी कि कौन जो है विभाजन को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक, समाज में विभिन्नता लाता है, समाज में विषमता लाता है। भाषा, बहुत प्रकार का भाषा बोला जाता है,
बिहार में ही देख ले, कहीं मगही है, कहीं भोजपुरी है, कहीं हिंदी है। और क्या धर्म, तो धर्म भी है, बहुत सारा धर्म है, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया। और ये लिंग, लिंग जाति यानी कि महिला पुरुष और कौन जाति, तो ये सभी हो सकता है। ये भारत में क्या है, विषमता का आधार है। भाषा है, धर्म है, जाति है, लिंग है, ये क्या है, विषमता का आधार है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकतंत्र को मजबूत करने में किसका योगदान महत्वपूर्ण है। यानी कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए किसका योगदान अधिक है या फिर महत्वपूर्ण है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सभी महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सभी महत्वपूर्ण है। ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब है क्या, तो एक व्यक्ति थे, कौन, फ्रांस के एक फिलोसोफर हैं, कौन, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, क्या, शक्ति के पृथक्करण। शक्ति के पृथक्करण, शक्ति के पृथक्करण, पृथक्करण मतलब क्या हो गया, अलग अलग बांटना, शक्तियों को अलग अलग बांटना, उसको क्या क्या सिद्धांत बोला गया, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। इन्होंने एक बुक लिखा था, कौन सा, द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज। लॉज मतलब क्या होता है, विधि, कानून, विधि बोलो, कानून बोलो। स्पिरिट मतलब क्या होता है, आत्मा। तो ये इन्होंने क्या लिखा था, विधि की आत्मा का पुस्तक लिखा था, कि जो नियम कानून का ये क्या है, आत्मा है, बुक आत्मा है। उसी बुक में एक इन्होंने वर्णन किया था, क्या, शक्ति के पृथक्करण, यानी कि शक्तियों का क्या होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। तो उन्होंने 3 भागों में शक्तियों को बांटा था, कैसे कैसे, तो विधायिका होता कौन है, यानी कि जो हम बात कर रहे थे पिछला क्वेश्चन में, क्या, MP, MLA, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो क्या है, MP है, MLA है, इनको क्या संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, विधायिका बोला जाता है। विधायिका जो कानून बनाते हैं, ये MP क्या करते हैं, हमारे लिए वहाँ कानून बनाते हैं। तो विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। कार्यपालिका, जो विधायिका ने कानून बनाया है, कार्यपालिका को क्या करना है, पूरे देश में लागू करना है। और न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका बढ़िया से कानून को लागू कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको देखने वाला कौन है, न्यायपालिका है। अगर विधायिका कानून बनाया और जनता के अनुरूप नहीं है और जनता क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो इसको कौन देखने का काम करेगा, न्यायपालिका करेगा। तीनों का अलग अलग शक्ति है, इसलिए क्या बोला जाता है, शक्ति के पृथक्करण, यानी कि शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो ये जो तीनों है, तीनों क्या है, महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए तीनों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। तो जो ये मीडिया है, प्रेस मीडिया, इसको क्या बोला जाता है, चौथा स्तंभ बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यही जो है नियम हो गया, कानून हो गया, इसमें खामियां निकालेंगे। जो पॉलिटिशियन है, कुछ करप्शन किया है, तो करप्शन को उजागर करेंगे, जनता के सामने रखेंगे। तो प्रेस को क्या बोला जाता है, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रीलंका में किस भाषा के लोग बहुसंख्यक थे। तो श्रीलंका में कौन भाषा के लोग अधिक थे, तो सिंहली भाषा के लोग अधिक थे। सिंहली ये थे कौन, तो ये बौद्ध थे, बौद्ध धर्म के फॉलो करते थे सिंहली भाषी लोग। और इसमें अल्पसंख्यक कौन थे, तो ये तमिल भाषी लोग थे, जिसमें तमिल में कौन कौन थे व्यक्ति, एक तो हिंदू हो गए और दूसरा कौन हो गए, मुस्लिम हो गए। तो हिंदू और मुस्लिम क्या बोलते थे, तमिल बोलते थे वहाँ, और सिंहली कौन बोलते थे, बौद्ध भाषा के लोग बोलते थे। जैसे कि ये भारत है और यहाँ पर एक स्टेट है, कौन सा, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के नीचे क्या है, ये श्रीलंका है। तो जो ये पास का थोड़ा सा गैप है, अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो चाय के बागानों में लोगों को काम कराने के लिए तमिलनाडु से यहाँ लेकर के जाते थे। तो जो यहाँ के भाषी है, तमिलनाडु में क्या बोला जाता है, तमिल बोला जाता है। तो यहाँ के जो लोग यहाँ गए तो यहाँ पर भी क्या बोल रहे थे, तमिल बोल रहे थे। लेकिन जो पहले से यहाँ पर व्यक्ति थे वो क्या बोलते थे, सिंहली भाषा बोलते थे। तो सिंहली भाषा के लोग क्या थे, अधिक थे। कहाँ, श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस धर्म को
श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म घोषित किया गया? तो किस भाषा के लोग अधिक थे यहाँ पर? तो यहाँ पर सिंहली भाषी लोग अधिक थे। तो सिंहली भाषी कौन धर्म के थे? ये बौद्ध धर्म के थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सिंहली क्या है? एक भाषा है जो अधिक बोलते थे। कौन? बौद्ध लोग बोलते थे। कहाँ? तो श्रीलंका में। हिंदू ये तमिल बोलते थे वहाँ श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 22 है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका कब आज़ाद होता है? 1948 में आज़ाद होता है, यानी कि भारत के 1 साल बाद। ऐसे याद रखिएगा कि ये भारत है। भारत कब आज़ाद हुआ? 1947। अच्छा, जब गिनते तो क्या होगा? 47, फिर क्या आएगा? 48। तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि 47 इधर और नीचे 48, 47, 48, 49। तो ऐसे श्रीलंका यहाँ पर क्या है? तो ये श्रीलंका 48 में आज़ाद हुआ। ऊपर 47, नीचे 48। क्वेश्चन नंबर 23 है, श्रीलंका में बौद्ध धर्मावलंबी कौन से भाषा बोलते थे? जो ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, कौन सा भाषा बोलते थे? ये सिंहली बोलते थे। और जो ये तमिल हैं वो कौन कौन थे? हिंदू थे और मुस्लिम थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, तमिल भाषा बोलने वाले लोगों में कौन कौन से धर्म के थे? तो तमिल भाषा बोलने वाले कौन कौन थे? मुस्लिम थे और कौन थे? हिंदू थे। क्योंकि वो भारत से गए थे, इसलिए क्या भारत में मुस्लिम भी है और कौन है? हिंदू भी है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, श्रीलंका को आज़ादी मिलने के उपरांत कौन सा शासन व्यवस्था को अपनाया था? श्रीलंका ने कौन सा शासन व्यवस्था को? तो श्रीलंका में भी क्या अपनाया गया था? श्रीलंका में लोकतंत्र अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, श्रीलंका में अशांति के मुख्य कारण क्या थे? तो श्रीलंका में एक आतंकवादी संगठन या फिर क्या कह लें, जो अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक अपना हक छीनने के लिए एक संगठन बनाया था। कौन सा? लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इसने क्या किया था कि एक प्रकार का वहाँ अपना सरकार चलाना शुरू कर दिया था। कारण क्या था कि जो वहाँ अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक को वहाँ के सरकार के द्वारा नकार दिया गया। क्यों? क्योंकि जो लोकतंत्र में क्या होता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिल गया वो जीत गया। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा भाषा के लोग कौन थे? सिंहली भाषा के लोग थे। सिंहली भाषा कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को। तो वहाँ का जो नेता था, ये सब था, किसको? बौद्ध धर्म को ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया, सिंहली धर्म को ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया भाषण में, ये सब में। तो जितने भी नेता थे सभी सिंहली और बौद्ध धर्म के वहाँ पर प्रतिनिधि पहुँच गए। और जो प्रतिनिधि है हमेशा इन्हीं के पक्ष में क्या कानून और ये जो नीति निर्माण है करते थे। और जो ये मुस्लिम हो गए और कौन? हिंदू हैं, बोलते क्या थे? तमिल। तो तमिलों को यहाँ क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। एक तरह से इनको अलग रखा गया और इनका स्थिति क्या होना शुरू हो गया? खराब होना शुरू हो गया। वे गरीब होते चले गए, जिस कारण इन्होंने क्या किया? हथियार उठा लिया और सरकार के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। उसी में एक संगठन था, कौन? लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। एक व्यक्ति था, कौन? प्रभाकरण। इसने क्या किया था? इस लिट्टे को लीड कर रहा था। और 2009 में क्या हुआ? ये प्रभाकरण मारा गया और जो ये लिट्टे है ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, लिट्टे का तात्पर्य क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एक्ट। ये नहीं है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। एल मतलब क्या हो गया? लिबरेशन। टी मतलब क्या हो गया? टाइगर्स। टी मतलब क्या हो गया? तमिल। ई मतलब क्या हो गया? इलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, लिट्टे का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लिट्टे का नेतृत्व कौन कर रहा था? प्रभाकरण कर रहा था। क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक। प्रभाकरण तो कर ही रहा था, लेकिन प्रभाकरण किस भाषा के था? तो ये तमिल भाषा का था। तो तमिल भाषा का था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए तथा सी दोनों हो जाएगा। ऐसे इतना हार्ड नहीं पूछेगा कि कौन कर रहा था। तो ये सिर्फ प्रभाकरण कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 29 है, श्रीलंका लोकतंत्र अपनाने के बावजूद वहाँ कई दशकों तक अशांति रही, इसका मुख्य कारण क्या था? तो जो भारत है, भारत में क्या है देखने को मिलता है? सत्ता में साझेदारी, यानी कि सभी धर्म को लेकर के चलता है, सभी समुदाय को लेकर के चलता है, इसलिए यहाँ अशांति नहीं हुआ है कभी। लेकिन श्रीलंका में क्या था? एक धर्म को बढ़ावा दे रहा है, एक भाषा को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए वहाँ क्या हुआ था? अशांति फैल गया था। तो ऑप्शन को देखते हैं, चलिए।
सत्ता में साझेदारी नहीं किया गया, ये क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अगर सत्ता में साझेदारी करता तो ऐसा देखने को मिलता, अगर वहाँ जो तमिल भाषा के लोग थे उनको भी क्या बनाता, नेता बनाता, जनता उसको चुनता, तो क्या होता, वहाँ इसका भी प्रतिनिधि वहाँ पहुँचता, तो इसके लिए भी नियम कानून बनते, इसके लिए भी क्या कुछ व्यवस्था किया जाता। लेकिन ये गरीब रह गए और अंततः इन्होंने हथियार उठा लिया। किस देश के सहयोग से श्रीलंका से लिट्टे को समाप्त किया गया? तो किस देश के साथ, किस देश से किया गया था सहयोग से? भारत के सहयोग से श्रीलंका में लिट्टे को समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश में भाषा के आधार पर सत्ता के साझेदारी का सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है? तो ये एक यूरोप का देश है, कौन सा? बेल्जियम। बेल्जियम में क्या है कि सभी लोगों को क्या दिया गया है, जो भाषा वहाँ पर दो प्रमुख भाषा बोला जाता है, एक क्या फ्रेंच बोला जाता है और दूसरा क्या डच। फ्रेंच और डच दोनों क्या है, एक तो 60% तक है, 60% भाषा बोलते हैं, और एक क्या हो गया, ये 40% बोलते हैं। तो दोनों क्या किए थे, आपस में साझेदारी किया, दोनों जगह क्या, दोनों का बराबर बराबर क्या किया था, वहाँ बांटा था। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है किसका, सत्ता के साझेदारी का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा? यूरोप के बेल्जियम में। बेल्जियम में ही क्या है, यूरोपीय संघ का क्या है, यहाँ मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्वप्रथम किस देश में वयस्क मताधिकार दिया गया था? तो ये 1893 में सबसे पहले कहाँ, न्यूजीलैंड में क्या दिया गया था, वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया था सबसे पहले यहाँ न्यूजीलैंड में। भारत में तो ये 1919 के अधिनियम से ही दे दिया गया था, और फ्रांस में कब दिया गया था, तो ये 1918 में दिया गया था, 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अमेरिका में ये 1965 में दिया गया था, 1965, जो इतना डेवलप है, कहाँ, 1965, भारत से भी क्या बहुत पीछे। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस राज्य में नगर निगम, नगर निकाय एवं पंचायत में नगर पंचायत, नगर निगम और पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दिया गया है? तो ये हमारा प्यारा बिहार है, जहाँ पर क्या 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है स्थानीय शासन में। कब? तो 2005 का अधिनियम आया था, पंचायती बिहार पंचायती राज अधिनियम, इसके द्वारा क्या दिया गया था, महिलाओं को तो इतना आरक्षण दिया गया था। बुक में कहीं कहीं क्या लिखा हुआ है, 2006 लिखा हुआ है, 2005 लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। 5-6 अधिनियम तो यहाँ आया था, पारित यहाँ हुआ, ठीक। कुछ 34 है, सर्वप्रथम कब महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया? तो सबसे पहले कहाँ दिया गया था, 1893 में न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड में ही वयस्क मताधिकार दिया गया था। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ऐसे पूछे कि सर्वप्रथम महिलाओं को कहाँ वोट देने का अधिकार दिया गया, तो न्यूजीलैंड में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, किन व्यक्तियों के साथ रंगभेद नहीं हुआ? यानी कि रंगभेद नहीं हुआ, उनके साथ भेदभाव नहीं हुआ रंग के आधार पर। महात्मा गांधी इनके साथ हुआ था, इनके साथ भी हुआ, टॉमी स्मिथ इनके साथ भी हुआ, पीटर नॉर्मैन इनके साथ नहीं हुआ था। किंतु जो ओलंपिक, मैक्सिको ओलंपिक था, वहाँ पर इन्होंने किसका साथ दिया था? तो जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ दोनों का क्या दिया था, साथ दिया था। कौन? पीटर नॉर्मैन। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस कानून के तहत बिहार में महिलाओं को 2/4 यानी कि 50%, इसको काटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 यानी 100 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, 50, यानी कि 50% क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया था। तो ये जो 2006 का अधिनियम है, इसमें क्या दिया गया था, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था नगर निकाय एवं नगर पंचायतों में। कहाँ? तो केवल बिहार में ही ऐसा है और किसी राज्य में नहीं है। बाकी में क्या है, 33%, 43%, तो ऐसे ऐसे आरक्षण दिया गया है। बिहार में क्या है, 50% है। बेल्जियम में किस भाषा के लोग अधिक थे? तो बेल्जियम में डच भाषी क्या थे, अधिक थे। ये 59% के आसपास थे डच भाषी। 40% कौन थे? तो ये फ्रेंच थे। फिर भी इतना असमानता होने के बावजूद दोनों क्या किए थे, सत्ता में साझेदारी किए, 50-50%। क्वेश्चन नंबर 38 है, श्रीलंका में आज़ादी के उपरांत किसकी सरकार बनी थी? तो ये किसका सरकार बना था? ये सिंहली लोगों का सरकार बना था। तमिल इसका तो बना ही नहीं था। लिट्टे क्या था, एक आतंकवादी ग्रुप
कहो किसके अनुसार, तो श्रीलंका के सरकार के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत गणतंत्र बना। भारत कब गणतंत्र बनता है, तो भारत 26 नवंबर 1949 का जो ये क्या था डेट था, इस समय क्या हुआ था कि भारत का कुछ ही अंश क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, 26 जनवरी 1950 को क्या बना, गणतंत्र बना। और ऑप्शन देखें तो क्या ये 26 नवंबर है, तो इस समय हुआ क्या था कि संविधान का कुछ ही आर्टिकल क्या हुआ था, लागू हुआ था, जो नागरिकता से संबंधित था, नागरिकता से संबंधित था। कौन सा, पार्ट 1 भाग 1 वाला लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है, श्रीलंका में किस भाषाई लोगों को नज़रअंदाज किया गया, तो किस भाषा के लोगों को नज़रअंदाज किया गया था, तमिल में कौन कौन थे, तो ये मुस्लिम थे और कौन थे, हिंदू थे। ये तमिल गए कहाँ से थे, तो भारत के तमिलनाडु से वहाँ गए थे। इसलिए तो चाय के बागानों में काम करने के लिए किसके द्वारा ले जाया गया था, तो अंग्रेज़ों के द्वारा ले जाया गया था। किस देश में गृह युद्ध नहीं हुआ, रूस, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। तो ये जो फ्रांस हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया और रूस हो गया, सभी जगह क्या गृह युद्ध हो चुका है, यानी कि अपने ही लोग अपने में लड़ पड़े, किसके लिए, तो सत्ता को हासिल करने के लिए। किंतु जो ये बेल्जियम है, बेल्जियम क्या है, बहुत ही शांतिपूर्ण देश है, यहाँ पर कभी भी इस तरह का घटना नहीं घटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स। यहीं पर क्या है, यूरोपीय यूनियन का क्या है, हेडक्वार्टर है, यूरोपीय संघ का क्या है, मुख्यालय है। लिस्बन कहाँ का राजधानी है, तो लिस्बन पुर्तगाल का राजधानी है। बर्लिन ये जर्मनी का राजधानी है। वाशिंगटन डीसी तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है, राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि लिंग के आधार पर कार्यों का विभाजन किया जाता है तो इस प्रसंग का कौन सा शब्द सटीक वर्णन करता है, तो ये जो लैंगिक विविधता है, क्या है, लैंगिक विविधता। ये क्या होता है, लैंगिक विविधता की स्त्री और पुरुष को अलग अलग कार्य दे दिया, क्या हो गया, लैंगिक विविधता या लैंगिक विभाजन भी इसको हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो ये 3 प्रकार की न्याय की बात करता है। कौन कौन सा न्याय, जब प्रस्तावना आप लोग स्कूल में बोलते होंगे तो वहाँ पर क्या क्या आता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, यानी कि 3 प्रकार के न्याय की क्या करता है, ये बात करता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार की न्याय की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का बात किया गया है, तो प्रस्तावना में कितने 5 प्रकार की स्वतंत्रता का बात किया गया है। जब आप प्रस्तावना को बोलते होंगे तो कौन कौन सा स्वतंत्रता आता है उसमें, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का क्या किया गया है, यहाँ पर बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है, तो जब प्रस्तावना को बोलते हैं तो उसमें सत्ता का शब्द का उल्लेख नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि सत्ता का उल्लेख नहीं है। लेकिन समानता, बंधुत्व, ये भी न्याय, तो ये सभी आता है, क्योंकि 3 प्रकार का न्याय का बात किया गया है, बंधुता बढ़ाने के लिए, समानता, ये सब का भी क्या होता है, वहाँ जिक्र किया जाता है, कहाँ, प्रस्तावना ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया, तो ये कौन लिखे थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ये क्या लिखे थे, तो ये वंदे मातरम लिखे थे। वंदे मातरम कहाँ लिखा गया था, तो जो ये किताब था कौन, आनंद मठ में क्या किए थे, इन्होंने ऐसा लिखा था। एक ये कौन है, ये तो प्रथम प्रधानमंत्री हो गए, कौन, भारत के, पिंगली वेंकैया, ये कौन थे, तो इन्होंने क्या किया था, जो आधुनिक राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक ना, अभी का जो भारतीय झंडा है, इसको क्या किए थे, डिजाइन किए थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या हो गया, वंदे मातरम। कौन लिखे थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। किस में लिखे थे, तो आनंद मठ में लिखे थे। राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है, तो यह कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। और एक संस्कृत में एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा, कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, यानी ये आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान
बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इतना का क्या लगा था, समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज ये कुछ क्लास बहुत ही बड़ा हो गया था क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला ज़्यादा था। तो चलिए आज के इस क्लास में इतना ही। बाकी अगला कौन सा, तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का क्या करेंगे, दूसरा चैप्टर का क्या करेंगे, हम फिर से उसको वीडियो को अपलोड करेंगे, तो आप लोग उसको देखिएगा।